हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वेव एंड ऑसिलेशन की। ये टॉपिक नीट और आईआईटी, एनडीए, सीडीएस चारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप में से कुछ स्टूडेंट 12th अपियर हैं, कुछ 11th क्लास के ही हैं और कुछ 12th कर चुके हैं, ड्रॉपर हैं, तो सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अगर हम सबसे पहले वेव एंड ऑसिलेशन में डिस्कस करें कि वेव होती क्या है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि वेव क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद ऑसिलेशन की बात करेंगे। ऑसिलेशन समझने के बाद उसका इंटरेक्शन करेंगे वेव के साथ, उसके बाद लास्ट में हम वेव को पढ़ेंगे फिर से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेव क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एनर्जी का सोर्स है और यहाँ पर कोई रिसीवर है, तो मोड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी वेव कहलाता है। जिस मेथड से एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होगी उस मेथड को आप वेव कहेंगे। एनर्जी दो तरीके से ट्रांसफ़र होती है, एक वैक्यूम में ट्रांसफ़र हो सकती है, उन वेव्स को आप ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और एक ऐसी एनर्जी होती है जिसे मीडियम के एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपोगेट करने के लिए, उसे आप लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है एनडीए और नीट के लिए कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है, और चार आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको पहचानना पड़ेगा ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वेव क्या है। मैंने आपको बताया इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सोर्स ऑफ एनर्जी से रिसीवर तक जिस मेथड से आप एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे उसे आप वेव कहेंगे। और वेव मेनली आपके पास दो तरह की हैं, आप ये समझिएगा, एक ट्रांसवर्स, दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल। अभी मैटर वेव को हम छोड़ देंगे, डी ब्रोगली वेव को हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आप ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जिनके पार्टिकल्स उनकी प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। मान लीजिए ये एक वेव है जिसकी प्रोपोगेशन मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाई है, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करेंगे। तो दीज आर दोज वेव इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिन वेव के अंदर उनके पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, उन वेव्स को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। सवाल उठता है सबसे इम्पोर्टेंट कि ट्रांसवर्स वेव का कोई एग्जांपल बताइए, तो आप कह सकते हैं लाइट वेव, मतलब विजिबल लाइट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस करते हैं होती क्या है, ध्यान से देखिएगा, इससे आपको एक कंसेप्ट और क्लियर होगा। क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन आता है नीट में, वो आप कंसेप्ट क्लियर कर लें अपना, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस लेक्चर के बाद। हम सबसे पहले एक 3D कंसल्ट करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये मैंने ओरिजिनल मान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे पहले समझिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव, इसे समझने के लिए आप समझेंगे ये होती क्या है। जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, और जैसा कि मैंने अभी कहा है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है। इज दैट क्लियर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड आल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा, अगर वो वाई एक्सिस की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर जेड एक्सिस की तरफ है, तब वेव एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस की तरफ वाइब्रेट करेगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और ट्रांसवर्स वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर के एपीएमटी के एग्जाम में आप देख सकते हैं, नीट के एग्जाम में देख सकते हैं, एनडीए के एग्जाम में देख सकते हैं। अगर आईआईटी मेंस का कोई क्वेश्चन पेपर है और उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई वेव से रिलेटेड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव से रिलेटेड आया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी और तीन गलत कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो आप कैसे पहचानें, ध्यान दीजिएगा, आपको सही बात इंक्लूड कर लेनी है और एक्सक्लूड कर देना है जो भी आपको गलत पार्ट लगेगा। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझाता हूँ कुछ पॉइंटों में। सबसे पहली बात,
हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, ट्रांसवर्स मतलब जिसके पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी क्यों ना हो, उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के 90 डिग्री के एंगल पर होता है। जैसे कि 2013 में कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया था व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो आप क्या कहेंगे 90 डिग्री इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर पॉइंट मिलता है आपको तो इसे आप करेक्ट टिक करेंगे। सेकेंड बात, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट करती है और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्योंकि वो ट्रांसवर्स है, उसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम क्या कहेंगे, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी मैक्सिमम स्पीड से वैक्यूम के अंदर चलती है और इसे चलने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिवन है न्यूमेरिकल में, तो आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैलकुलेट कर सकते हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे? मान लीजिए आपको कहा गया इलेक्ट्रिक वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप। तो मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो आप क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, प्लस के का मतलब प्लस जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट अलोंग प्लस जेड एक्सिस। मान लीजिए आपको कहा ये जे है और ये के अलोंग वाइब्रेट करती है या आई के अलोंग मान लीजिए, तो अब क्या लिखेंगे आप, जे इधर और आई इधर आया। और मैंने क्लास 11th की क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, तो ये माइनस जेड एक्सिस के अलोंग वेव प्रोपोगेट करेगी। तो यहाँ तक का आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बताऊंगा मैं, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है। दूसरी बात, उसे चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी बात, वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। चौथी बात, उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों के तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। और ई क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं कितनी, जरा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप लिखिएगा रमी, RMI, रमी लिखा आपने। ABCD जब आप पढ़ते हैं UV आता है, लेकिन यहां पर क्या आता है, V और X और Y को मैं गामा मान लूंगा। एक तो होती है रेडियो वेव, माइक्रो इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। इसे याद रखने का तरीका समझिएगा, रमी VU XY, Y को गामा मान लिया। ऊपर से नीचे तक अगर मैं चलूं तो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा रे की होती है। फिजिक्स में हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हम केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कॉस्मिक रेज के बारे में। कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी गामा फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, जैसे कि उनका लाइफ टाइम बहुत ही कम और यहाँ कॉस्मिक रेज नहीं पैदा होती, वो लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही खत्म हो जाती है। तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं कॉस्मिक रे को। अगर MCQ क्वेश्चन आपके पास आता है और कहता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो अगर इनमें से ऑप्शन है तो आप सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे की बताएंगे, और अगर वहाँ कॉस्मिक भी है तो कॉस्मिक रे का ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चा गलत करके आता है क्योंकि उसे कॉस्मिक रेज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती। अब यहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। अभी हमारा काम है सिर्फ वेव के बारे में एक बेसिक नॉलेज लेना। अब बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जिनके पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब वेव की डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उन्हें आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। ये आप याद रखेंगे, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। और साउंड नॉर्मल टेम्परेचर पर और एयर के अंदर साउंड की लगभग स्पीड 332 मीटर पर सेकंड से 344 मीटर पर सेकंड तक होती है। साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह तक वाइब्रेट करती है। किस तरीके से?
वो क्या करती हैं, मान लीजिए यहाँ पर सोर्स है और यहाँ पर रिसीवर, तो बीच में जो मीडियम होगा उसके पार्टिकल से एनर्जी एडॉप्ट करती हैं और उनके माध्यम से वाइब्रेशन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपोगेट करती है। अब साउंड वेव के बारे में दो साइंटिस्टों ने बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया, बहुत बेहतरीन डिस्कवरी की थी। एक की डिस्कवरी फेल हुई और दूसरे की डिस्कवरी आप पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में। हम सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो देंगे उसके बारे में आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले न्यूटन ने कहा कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक आइसोथर्मली चलता है, आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करता है। उनके मेथड से जब हमने कैलकुलेट किया स्पीड ऑफ साउंड तो 280 मीटर पर सेकेंड आया, लेकिन प्रैक्टिकली होता है 332 मीटर पर सेकेंड। उनके अनुसार आया 280 मीटर पर सेकेंड। तब साइंटिस्टों को लगा कि यहाँ पर कुछ गलतियां हुई हैं, तो फिर उनके बाद एक साइंटिस्ट आए, नाम आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है किस साइंटिस्ट ने कहा था साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक आइसोथर्मली प्रोपोगेट करता है, तो न्यूटन ने कहा था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उनके अनुसार साउंड की स्पीड क्या थी नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो आप क्या कहेंगे 280 मीटर पर सेकेंड थी। फिर उसे करेक्ट किसने किया था कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस। एक साइंटिस्ट का नाम है लाप्लास, उनके बारे में आप हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। लाप्लास ने कहा एक जगह से दूसरी जगह तक साउंड एडियाबैटिकली चलता है ना कि आइसोथर्मली, और उन्होंने जब ये सिद्ध किया तब जो स्पीड ऑफ साउंड निकल करके आई वो 332.5 मीटर पर सेकेंड आई, जो बिल्कुल इसके नजदीक था। तब पता चला कि न्यूटन के जो ऑब्जर्वेशन थी उसके अंदर 15.7 मीटर पर सेकेंड 15.7% की एरर थी। तो ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो न्यूटन की कैलकुलेशन थी स्पीड ऑफ साउंड को लेकर के उसमें कितनी गलतियां थी, तो 15.7। मान लीजिए 15.7 ऑप्शन ही नहीं है और ऑप्शन ये है कि 15, 16, 17, 18 कितने परसेंट की एरर थी, तो आप ध्यान देंगे 15.7 किसके नजदीक होता है, 16 के नजदीक होता है, तो 16% की एरर थी न्यूटन्स ऑब्जर्वेशन में जो स्पीड ऑफ साउंड के लिए न्यूटन ने दी थी, और उसे करेक्ट किसने किया था, लाप्लास ने। ये वेव का डिस्कशन मैं आपके साथ कर चुका। अब वेव क्या है, मैंने कहा आपको कि ये आपको मैं एक डायग्राम दे दूं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और आपसे पूछूं कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, तो 99.9% बच्चे कहेंगे कि वेव एक्स एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करती है। लेकिन आप ध्यान दें, पार्टिकल जब यहाँ था वो पार्टिकल को एनर्जी मिलने पर वो वाइब्रेट हुआ ऊपर और वाइब्रेट हुआ नीचे। पार्टिकल तो वहीं का वहीं है, ये टाइम पीरियड बताता है सिर्फ। ये जो आपको दिखाई देता है स्लॉप, ये सिर्फ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम को डिनोट करता है। इसे कभी भी वेव नहीं कहते। इसका मतलब है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेव की, जो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ आपने इसलिए बनाई है क्योंकि टाइम वेरी प्लस एक्स एक्सिस की तरफ करता है और पार्टिकल वाइब्रेट करता है प्लस वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के अलोंग। यहाँ वेव की जो डायरेक्शन है वो प्लस वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के साथ साथ एक्स एक्सिस है, मतलब वेव चलती एक्स एक्सिस में है टाइम के रेस्पेक्ट में और स्पेस में वाइब्रेट करती है वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ वेव दोनों तरफ चलती है, स्पेस में वाई एक्सिस के अलोंग और टाइम में प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये था आपके पास वेव। अब वेव को अच्छे से पढ़ने के लिए हम छोड़ देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बीच में अगर हम एक ऑसिलेशन कंसेप्ट पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा वेव समझ आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक मोशन होता है पीरियोडिक और एक होता है नॉन पीरियोडिक। अब ऑसिलेशन स्टार्ट करता हूँ। अब ऑसिलेशन की बात करेंगे। ऑसिलेशन को समझने से पहले सिर्फ दो चीज़ों को समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके पास कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक फंक्शन कैसे है, या फिर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन कैसा है। मोशन का मतलब क्या है, अगर एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है तो उसे मोशन कहते हैं। टाइम के साथ उसने पोजीशन चेंज कर ली, मैं यहाँ खड़ा था कुछ समय बाद मैं यहाँ आ गया, तो ये क्या होगा, मोशन। मोशन मेनली दो तरह के हैं। अगर आप ध्यान दें, एक मोशन को आप क्या कहेंगे, पीरियोडिक,
और एक मोशन को कहेंगे आप नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक तो यह है कि किसी एक डायरेक्शन में ऐसे गया हो, दोबारा यहां ना पहुंचा। और पीरियोडिक है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बार बार वहीं से गुजरना, उसे कहते हैं आप पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन दो तरह के मेनली हैं। पहला पीरियोडिक मोशन आप क्या कहेंगे, रोटेटरी या रिवोल्यूशनरी, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, मून रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ। और एक जैसे कि पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के अनुरूप आगे पीछे वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन मोशन जो होता है उसे ही आप ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये चीज आप अच्छे से समझें। अब यहां से ऑसिलेशन वर्ड आया कि जो वाइब्रेटरी मोशन है वही ऑसिलेटरी मोशन है, तो ऑसिलेशन को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? मैं पॉइंट टू पॉइंट वहीं चलूंगा जहां से आपका क्वेश्चन निकलेगा। हमें दो तरह के ऑसिलेशन पढ़ाने हैं, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, एक कंपाउंड। कंपाउंड हायर एजुकेशन में पढ़ना है, अभी सिर्फ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन आपको पढ़ना है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होगा, जो हार्मोनिक फंक्शन से एक्सप्लेन हो जाएगा। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट बेस ही आया, मान लीजिए कि हार्मोनिक फंक्शन क्या है, हार्मोनिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा है। समझ रहे हैं मेरी बात? और हार्मोनिक मोशन क्या है, एक्सप्लेन्ड बाय द साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जिसे एक भी दोनों में से साइन थीटा या कॉस थीटा एक्सप्लेन कर देगा, उस मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने मान लिया एक वेव इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट की एक्स एक्सिस की तरफ। यहां वेव टाइम में प्रोपोगेट करती है अलोंग प्लस एक्स एक्सिस और स्पेस में अलोंग वाई एक्सिस। लेट इट बी द ओरिजिन। समझिए मेरी बात? मैंने इसे हम हमेशा क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, और दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट से क्रस्ट तक के डिस्टेंस को आप कहते हैं वेवलेंथ। कंप्लीट वन ऑसिलेशन को आप कहते हैं एक फ्रीक्वेंसी। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए, मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए साइन ओमेगा टी, जहां ए को एम्पलीट्यूड कहेंगे। और हमेशा न्यूमेरिकल करते समय छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश करूंगा, हमेशा न्यूमेरिकल करते समय आप एम्पलीट्यूड को मीटर में रखें। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होगी। एम्पलीट्यूड एक कांस्टेंट चीज होती है, तो सीधी बात है कि y की वैल्यू साइन ओमेगा टी पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे y बदलेगा। साइन ओमेगा टी बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, साइन ओमेगा टी घटेगा तो y भी घटेगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी होती है, और कैपिटल टी टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन होता है और स्मॉल टी टाइम ऑफ वेव होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? टाइम ऑफ वेव होता है। अब 1/t को आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, तो यहां आप ये भी लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाई न्यू। ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहां से रिलेटेड मैं एक बार के क्वेश्चन की डिस्कशन करता हूं जो सीबीएसई बोर्ड में 2018 में आया था, फिर 2019 के बैक पेपर में भी आया और एक बार नीट में भी आ चुका। क्या क्वेश्चन था जरा समझिएगा। क्वेश्चन ये था कि इंडिया के अंदर जो लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, अल्टरनेटिंग करंट जो आता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आप याद रखेंगे 50 हर्ट्ज पर हमारे यहाँ बिजली आती है और 220 वोल्ट पर आती है। इज दैट क्लियर? अमेरिका में दो तरीके से चलती है, एक 60 हर्ट्ज पर और एक 100 हर्ट्ज पर। कॉमर्शियल में इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ 100 हर्ट्ज यूज की जाती है और नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ 60 हर्ट्ज यूज की जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहाँ तक का आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब यहाँ क्या कभी कोस भी आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है। मान लीजिए एक वेव फंक्शन ऊपर से नीचे की तरफ y एक्सिस से x की तरफ स्लोप बनाता है, तो इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। इससे मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। सिर्फ आप ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल करते समय नीट, एनडीए और सीडीएस, आईआईटी का कोई भी क्वेश्चन करते हैं आप तो ध्यान देंगे कि ओरिजिन से स्लोप उठा या ओरिजिन की तरफ गिरा। अगर तरफ गिरा तो cos थीटा और अगर ओरिजिन से उठा तो sin थीटा। ये कंसेप्ट कुछ याद रखेंगे आप। कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत?
चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इक्वेशन बनती कैसे है और कैसे y की वैल्यू sin ओमेगा t पर डिपेंड करती है। मैंने मान लिया ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ, और इस लोअर हाफ को मैंने यही रख दिया, तो एक कंप्लीट सर्कल जैसा बन गया है। ये y एक्सिस है, ये रेडियस ऑफ सर्कल मान लिया मैंने a। क्या मान लिया मैंने? a। ये x एक्सिस है और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल यहां से चला, उसकी स्पीड थी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और t टाइम के लिए चला तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एक फॉर्मूला ये आपका तैयार हो गया, क्योंकि इस फॉर्मूले को बच्चा भूल जाता है, इसीलिए मैंने ये भी बताया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो आप सबसे पहले जब ये y एक्सिस ली तो इसे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे क्या मान लेंगे y। अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, y अपॉन a sin थीटा, और थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, तो y अपॉन a sin ओमेगा टी, और y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। इज दैट क्लियर? इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। इज दैट क्लियर? इसे कहा सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। कोई दिक्कत? अब यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम यहां से इसके किसी भी पार्टिकल की अगर कोई डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछता है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, तो y इज इक्वल टू sin ओमेगा t होती है सर। ठीक है जी। उन्होंने कहा वेलोसिटी कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy बाई dt करेंगे इसका। अब मैं क्या करूंगा, dy बाई dt ऑफ a sin ओमेगा t। अभी मैंने आपको कहा एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट को आपने बाहर लिया और sin ओमेगा t को आपने डिफरेंशिएट कर दिया dt के रेस्पेक्ट में। sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा t, फिर ओमेगा t का होता है ओमेगा, तो आपके पास वेलोसिटी बन गई cos ओमेगा t। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हर एक बच्चे की समझ आया? चलिए ये वेलोसिटी आई, अब इससे कंपटीशन का क्वेश्चन किस तरीके से रिलेट करेगा वो समझते हैं। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। हमें पता है कि मैं cos स्क्वायर ओमेगा t को लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t, क्योंकि ये फॉर्मूला आता है हमारे पास cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस sin स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू उठा करके यहां रखिएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिएगा, तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। मैंने ओमेगा स्क्वायर इस तरफ रखा और a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t इस तरफ रखा। ये आपके पास दोबारा से y की वैल्यू बन गई, आपने अगर ध्यान दिया हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ तक सब समझ आया अच्छे से? बिल्कुल अच्छा समझ आया। अब मैं यहाँ से रफ करूँगा और इसे आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे, और इस बार भी आने चांस। अब मैंने इसमें से क्या कर दिया, ओमेगा स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वी वेलोसिटी की वैल्यू बन गई ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पार्टिकल की सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पोजीशन पर होती है या सबसे कम वेलोसिटी किस पोजीशन पर होती है। मान लीजिए किसी सिचुएशन पर a इक्वल टू वाई हो गया, मतलब y की वैल्यू a के बराबर कब होगी, इस पोजीशन पर होगी या इस पोजीशन पर होगी, क्योंकि ये तो एम्पलीट्यूड है। ये y यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ तक भी y, यहाँ तक भी y, यहाँ तक भी y, तो इस कंडीशन पर जाकर y a के बराबर हो जाएगा। अगर y a के बराबर हो गया तो ये टर्म जीरो आएगी और वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो
तो इस पोजीशन पर क्रस्ट और ट्रफ की पोजीशन पर किसी भी पार्टिकल की जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। इज दैट क्लियर? तो पार्टिकल की सबसे कम वेलोसिटी किस कंडीशन पर होगी? जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पर होगा, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। कांसेप्ट क्लियर? अब सवाल आता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की कब होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? मान लीजिए भाई मैक्सिमम वेलोसिटी तब हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी का आइडियल फॉर्मूला ये है, मैक्सिमम कब हो सकती है? या टर्म अगर 0 कर दो तो a में से कुछ भी घटाना नहीं पड़ेगा हमें। तो एट y इज इक्वल टू 0, मतलब अगर ये एक वेव को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ, तो इस लाइन पर अगर पार्टिकल है यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो ऐसी कंडीशन में उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए के बराबर होगी। इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कॉन्सेप्ट क्लियर? और मेरे हिसाब से आपको यह भी समझ आया है कि पार्टिकल जब वेव मतलब एक पार्टिकल वेव को रिप्रेजेंट करता है तो किस किस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी मिनिमम और मैक्सिमम हो सकती है। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चों? कोई दिक्कत 1% भी? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगी, किस कंडीशन में पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी होगी, किस में मिनिमम एनर्जी होगी, कब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, कब कम होगी, कब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, कब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा।